बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में हम हर सप्ताह सोमवार को प्रस्तुत करते हैं सप्ताह की बात का। पिछला सप्ताह तमाम राजनीतिक सामाजिक घटनाओं से भरपूर रहा है, जहां इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में भगदड़ में कितने लोग मरे हैं, इसकी संख्या अभी तक जारी नहीं हुई है। सरकार कह रही है कि केवल 30 लोग मरे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि सैकड़ों लोगों की जान गई है। 2 बार भगदड़ हुई है। एक भगदड़ का आंकड़ा तो सरकार ने दे दिया है, लेकिन दूसरी भगदड़ की खबर को छुपा लिया गया है, दबा दिया गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बंबई चलते हैं, जो आर्थिक राजधानी है देश की, और बजट का क्या असर हुआ है। शेयर बाजार हालांकि बहुत कम उछाल मारा है शेयर बाजार ने। जो बंबई नियंत्रित करती है देश के शेयर बाजार को, सेंसेक्स चढ़ता उतरता है जिसके कारोबार से, उस शेयर बाजार में बजट की बड़ी प्रतीक्षा होती है। डॉक्टर सलीम खान जी। प्रिया मंत्री जी, बजट पेश किया जा चुका है और बजट में जो ध्यान दिया गया थोड़ा बहुत मिडिल क्लास की तरफ, तो उसकी वजह से जो बहुत अमीर कबीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हुए। और पहले दिन तो शेयर बाजार गिरा इसके आने के बाद, और उसके बाद जो अपेक्षित उछाल था वो नहीं आया, और वो नहीं आएगा इसलिए कि अब सरकार को थोड़ा बहुत इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा जो है वो नजरअंदाज किया है, बहुत ज्यादा उसकी अनदेखी की है। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है, ये मतदाता, ये उसके हाथ से निकल जाएगा। तो ये चीज हमको चुनाव में भी, दिल्ली के चुनाव में भी देखने में मिली कि बीजेपी ने और सभी ने, केजरीवाल ने और कांग्रेस ने मिडिल क्लास की तरफ ध्यान दिया, और ये बजट में भी। लेकिन एक्चुअली ये बजट मिडिल क्लास को कोई बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। ये बात कही जा रही है कि 12 लाख रुपए तक जो है वो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन उसमें आधा 10 बीच में स्लैब है। तो वो एक खास किस्म का एक भरम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंसान को तो खुद मालूम हो जाता है कि वो जब पैसे भरने जाता है कि उसको कितना भरना पड़ रहा है, उसके साथ चीटिंग हो रही है या सच्चाई हो रही है। तो बजट का मामला ये है कि बजट में जो बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी है या ये कि महंगाई है, इन दोनों के संबंध में क्या ये बजट करेगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। और सच्ची बात यह है कि बेरोजगारों को ये बजट ने मायूस किया है। ये नहीं बता रहा है कि किस तरह से रोजगार पैदा होगा। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है। तो ये एक बजट का पहलू है। लेकिन अभी ये बजट को जो है वो अयोध्या कुंभ मेला में जो लोगों की मौत हुई है, जो लोग भगदड़ में, पहले एक भगदड़ की बात हुई और उसको भी बहुत दिनों देर तक इन्होंने छुपाया, और 18 घंटे के बाद ये स्वीकार किया कि 30 लोगों की जान गई। लेकिन ये कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, और इसकी संख्या जो है वो 60, 90, 100, 120, बल्कि आज मैं देख रहा था तो 3000 तक चली गई। इसलिए कि ये जो भगदड़ है ये किसी एक जगह नहीं हुई है, और ये सरकार उसको छुपा रही है। ये बात सबको पता चल गया है, और इसको समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर उठाया है। और पहले दिन जब बजट पेश हो रहा था, उस वक्त भी जो है वो अपोजिशन ने, विपक्ष ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वॉकआउट किया। और आज जब सोमवार को आए तो फिर वही सब लोग ये कह रहे हैं कि पहले हमको सही संख्या बताओ और फिर ये बताओ कि इसके लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कुंभ का मामला। और इसने सारे इनके जितने बड़े-बड़े दावे थे उनको खोल के उसकी कलई खोल दी है। और वो लोग जो कल तक बुला रहे थे लोगों को, आज जो है वो ट्रेनों को रद्द कर रहे हैं, ट्रेनों को इधर-उधर भेज रहे हैं और ट्रेनें कैंसल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने भी, मैंने सुना है कि 25% लोगों ने अपनी जो है वो ट्रेनों की रिजर्वेशन कैंसल कर दी है।
और जो लोग रोड से आने वाले थे उनका भी यही हाल है। तो ये कुंभ का मेला जो है वो इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है, लेकिन कुंभ की एक राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो गोदी मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो पाल-पोस के रखती है, उसी तरह से योगी जी भी रखते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि जब पहले-पहले ये बातें सामने आई तो गोदी मीडिया ने उसको छुपाने की कोशिश की या कि उसकी लीपापोती की कि पहले ऐसा होता रहा वगैरह-वगैरह। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक जो है वो पूरा मीडिया का रंग बदल गया, ख़ास तौर से एबीपी को आप देखें या न्यूज़ अब तक को देखें या लल्लन टॉप को देखें। तो वो सारे लोग जो है वो अचानक जो है वो योगी को घेरने लगे। ख़ास तौर से अभी मुक्तेश्वरानंद के इंटरव्यूज़ जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से वो योगी को झूठा बोल रहे हैं और जिस तरह से वो उनके त्याग पत्र की माँग कर रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद जो है वो कहीं न कहीं शक होता है कि शायद ये खेल जो है वो किसी और के इशारे पे हो रहा है। इसलिए कि इससे पहले बहुत सारी भगदड़ों में 200, 400 लोग जो है वो 600 लोग तक जो है वो लोगों ने अपनी जान गँवाई। लेकिन कभी भी जो है वो किसी मुख्यमंत्री से इस्तीफे का माँग नहीं की गई। लेकिन इस बार ये माँग बहुत तेज़ी से अलग-अलग अंदाज़ में हो रही है। कुंभ का मेला जो है वो बहुत बड़ा विषय बन चुका है और उसमें एक तो योगी सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि उसने जो है वो छुपाने की कोशिश की। 3 जगह भगदड़ हुई ये तो अब सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद तो यहाँ तक कहते हैं कि उनको पुलिस ने बताया कि 6 जगह भगदड़ हुई और ये जो तादाद बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, ये संख्या बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से कि मीडिया इसको लेकर के और मुक्तेश्वरानंद की मदद से जिस तरह से योगी की के पीछे पड़ गया है और योगी का इस्तीफा मांग रहा है, तो इससे ऐसा भी लगता है कि योगी के जो प्रतिद्वंदी है हमारे गृह मंत्री वो सोचते होंगे कि भाई मीडिया के ज़रिए से और इन संतों के ज़रिए से हम जो है वो योगी का काँटा निकाल दें। इसलिए कि इससे पहले हम जानते हैं भागवत के पीछे भी जो है वो भद्राचार्य को लगा दिया गया था और भद्राचार्य ने जो है वो इतनी विरोध किया कि वो भागवत खामोश हो गए और अब जो है वो योगी के पीछे अभी मुक्तेश्वरानंद उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अफ़सोसनाक पहलू है कि एक तरफ तो बेचारे सीधे-साधे लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग उसके पीछे अपना जो राजनीतिक लाभ है, जो इस आपदा में से जो राजनीतिक अवसर निकाल के फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अफ़सोसनाक है। और अयोध्या में आज जो मामला आया, एक दलित लड़की का 22 साल की लड़की, उसका साथ जो है वो बलात्कार हुआ और उसको उसकी हत्या भी हो गई और बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या हो गई। उसकी आँखें जो है वो निकाल दी गई और उसका जो उसके कपड़े नहीं थे और उसके जिस्म पर कई जगह जो है वो ज़ख्म भी थे, उसके पैर टूटे हुए थे। तो योगी जी जो है वो ये कह के आए थे कि हम जो है वो अपराध खत्म कर देंगे और अपराधी यहाँ से भाग जाएँगे। लेकिन अपराध खत्म नहीं हो रहे हैं और बहुत क्रूर से क्रूर होते जा रहे हैं। और जब कोई वहाँ के सांसद योगी जी खुद जब कुंभ मेला के बारे में आँसू बहाते हैं, तो उसकी बड़ी तारीफ़ होती है। लेकिन जब वहाँ के सांसद अखिलेश सिंह ने ये कहा कि और वो रोने लगे, वो भावुक हो गए, तो योगी कह रहे हैं कि वो जो है वो नाटक कर रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत ही गलत बात है और डबल स्टैंडर्ड है कि आप खुद जो है वो अपनी भावुकता को जो है बहुत ज़्यादा सम्मानित करें और दूसरे की भावुकता का जो है वो मज़ाक उड़ाएँ और ये कहें कि ये सब नाटक हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुंभ की घटना है और ये जो अयोध्या की घटना है, ये 2 बड़ी घटनाएँ हैं। तीसरी एक घटना जो है वो बिल है, वक्फ बिल जो अभी पेश कर दिया गया। वक्फ बिल के बारे में बहुत बड़ा तमाशा किया ये सरकार ने। इन्होंने उसको जो है वो जेपीसी को भेजा और जेपीसी में आप ये देखिए कि विपक्ष के जितने भी प्रस्ताव थे, उन सारे प्रस्तावों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जो एनडीए के 14 प्रस्ताव थे उसमें से आधे को एक्सेप्ट कर लिया, 14 को एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर यही करना है तो फिर जेपीसी की ज़रूरत ही क्या थी?
आपको अगर अपनी मनमानी करनी है और वो सारे संशोधन जो आप करना चाहते थे वो जेपीसी में लाके करना है, तो ये जो है वो बहुत बुरी बात है। और वक्फ के संबंध में जो बहुत ही ताकतवर कानून बनाया गया था ताकि उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसमें जो है वो डीएम को लाके, और डीएम के बारे में तो अभी बता ही रहे थे कि कितने भ्रष्ट होते हैं। अयोध्या में लोगों ने देखा कि उन्होंने जो है वो कुछ चंद हजार रुपये में जमीन खरीदी, सुबह में और शाम में लाखों में बेच दिया। तो ये सारा जो डीएम के जरिए से जो इसमें भ्रष्टाचार और सरकारी मुदाखलत को बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत ही दुखदायक है और ये ठीक नहीं है। और भी बहुत सारे प्रावधान उसके ठीक नहीं है। जैसे अयोध्या के बारे में जो बनाया गया, तो ये कहा गया कि अयोध्या की जो जो कमेटी है जो मंदिर बनाने वाली है, उसमें डीएम रहेगा, और अगर वो डीएम मुसलमान है तो उसका नायब रहेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड में जो है वो कम से कम 2 गैर मुस्लिम ज़रूरी रहेंगे। तो वो अजीब, यानी या तो आप दोनों जगह रखिए या जो है वो एक जगह भी मत रखिए। मुसलमानों को अपने वो करने दीजिए और आप अपने कीजिए। लेकिन आप जो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, यानी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उस बोर्ड में जो है वो मुसलमानों का ही रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू जो है वो किसी मुसलमान संस्था को वक़्फ नहीं कर सकता। तो ये सरकार कुछ इस अजीब-ओ-गरीब अंदाज में जिस तरह से बिहेव कर रही है, वो बहुत ही इरिटेटिंग है और बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को मायूस करने वाला है और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करने वाला है। ऐसा लगता है कि अंबानी ने खुद जो है वो वक़्फ की ज़मीन पे अपना बंगला बनाया हुआ है, 10 साल से उसका केस पेंडिंग है, और उसकी तरह और लोग भी जो है जिन्होंने कि वक़्फ की ज़मीन पर जो लोगों ने दान दी थी, किसी ब आम लोगों की भलाई के लिए, उस पर जो कब्ज़ा कर लिया है, सरकार उनके साथ मिलके उनके कब्ज़े को जो है, अवैध कब्ज़े को वैध बनाने के लिए ये सारा खेल खेल रही है। जिस तरह के हालात में ज़किया जाफ़री थी, उसमें बड़े-बड़े लोगों के हौसले टूट जाते हैं। और मोदी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा, उनके जो है पति को जिस तरह से जो है वो उनकी हत्या हुई, और उसके बाद जिस तरह से वो हर स्तर पर लड़ती गईं, कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो उनका पूरा जीवन एक संघर्ष का जीवन है, जो ये बताता है कि जिनके अंदर विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, जिनको जो है वो न्याय के प्रति अ, एक आस्था होती है, वो किसी शासक से, किसी क्रूर शासक से नहीं डरते। जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब भी वो नहीं डरी, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब भी वो नहीं डरी, और वो जो है वो अपना कर्तव्य निभाती रहीं। इससे वो तमाम लोग जो कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलती है कि जो है हमको ये सोचे बगैर कि हमारा जो मद्दे मुकाबिल है वो कितना ताकतवर है, अपनी लड़ाई जारी रखना चाहिए। और उनका फैसला उनके हक में हुआ या नहीं हुआ, उनका लड़ना ही उनकी जीत थी। और मैं समझता हूँ कि ज़किया जाफ़री को हमेशा याद रखा जाएगा, और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो दुआ करता हूँ कि जिस तरह से दुनिया में उन्होंने जो है वो अपना नाम किया, अपना मकाम बनाया, उसी तरह से ईश्वर के पास भी उनका बहुत बड़ा मुकाम हो और उनको स्वर्ग मिले।